मैं हनुमंत सिंह जेतावत, सह आचार्य बाबा भगवान दास राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा। मैं आज आपको BSc AG ऑनर्स पार्ट सेकंड में चलने वाले विषय कृषि अर्थशास्त्र का एक विषय कृषि वित्त व सहकारिता के अंतर्गत आज मैं आपको सहकारी विधायन के बारे में जानकारी देता हूँ। अपन ने सहकारिता के बारे में, सिद्धांतों के बारे में, कार्यों के बारे में, किन सिद्धांतों पर इस सहकारी संगठन बनता है, क्या क्या कार्य सहकारिता के अंतर्गत किए जा सकते हैं। आज मैं जिस कार्य के बारे में बात करना चाहता हूँ वह है सहकारी विधायन। इंग्लिश में अपन इसको कोऑपरेटिव प्रोसेसिंग कहते हैं। देखिए, कृषि उपज को उपभोग तथा विपणन योग्य बनाने के लिए विधायन आवश्यक है। खाद्यान्नों तथा कृषि उपज को एक प्रकार से संवारने की विधि है जिससे ये उपभोग योग्य हो जाए। अधिकांश वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचाने से पूर्व एक या एक से अधिक विधायन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। उदाहरणार्थ, कपास की पहले ओटाई और प्रेसिंग होती है और तब जाकर वस्त्र मिल में भेजने के लिए उपयुक्त बन पाती है। वर्तमान में यह कार्य प्रोसेसिंग प्लांट के स्वामियों और मध्यस्थों की एक श्रृंखला द्वारा किया जाता है। परिणाम स्वरूप उत्पादकों को उपभोक्ता द्वारा चुकाए गए अंतिम मूल्य का उचित भाग नहीं मिल पाता है और अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए उत्पादकों द्वारा सहकारी आधार पर विधायन किया जा सकता है और जरूरी भी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कृषि उपज को उपभोग योग्य वस्तुओं में परिवर्तन करने से संबंधित सभी कार्यों को प्रसंस्करण या विधायन कहते हैं। इसके अतिरिक्त कृषकों को मध्यस्थों तथा व्यापारियों के शोषण से मुक्त कराने के लिए सहकारी विधायन आवश्यक है। अब बात करते हैं सहकारी विधायन की आवश्यकता एवं इसका महत्व क्या है। देखिए, सामान्यतः सहकारी विपणन, सहकारी साख और उपभोक्ता सहकारिता के विकास के लिए सहकारी विधायन आवश्यक है, क्योंकि नकदी फसलों का सहकारी विपणन तभी प्रभावशाली हो सकता है जबकि उनका विधायन भी सहकारी संस्थाओं द्वारा किया जाए। सुस्थापित सहकारी विधायन समितियां उन ऋणों की वसूली में सहायक होती है जो सहकारी साख संस्थाओं द्वारा कृषि उत्पादन हेतु दिया जाता है। सहकारी विधायन की आवश्यकता व महत्व को दर्शाने वाले कारण निम्नलिखित है। पहला कारण अपन बता सकते हैं विपणन के लिए आवश्यक क्या है। भारत में सहकारी विपणन का समुचित विकास नहीं हो रहा है। इसका कारण यह है कि यहाँ कृषि उपज का प्रसंस्करण बड़े पैमाने पर सहकारी आधार पर नहीं किया जाता है, जिससे उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के मूल्य में विशेष अंतर होता है। उपभोक्ताओं के हाथ में पहुंचने से पहले विधायन अनिवार्य है। इसीलिए उन वस्तुओं को सहकारी आधार पर विपणन उस समय तक संभव नहीं है जब तक उनका विधायन भी सहकारी आधार पर नहीं होता है। दूसरा, कृषकों को शोषण से मुक्ति अपन इस कार्य के द्वारा दिला सकते हैं। कैसे? उचित विपणन व्यवस्था के अभाव में कृषक अपनी उपज को सस्ती कीमत पर व्यापारियों तथा महाजनों को बेच देते हैं। ये व्यापारी तथा महाजन वस्तुओं का विधायन करके ऊंची कीमत पर बाजार में बेचकर अधिक से अधिक लाभ कमाते हैं। विपणन योग्य माल नहीं होने के कारण किसानों को
कम मूल्य पर बेचना पड़ता है, जिससे उनको फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। अतः अपनी फसल का पूरा मूल्य प्राप्त करने तथा अपने को व्यापारियों तथा महाजनों के शोषण से मुक्त कराने के लिए फसल का सहकारी विधायन आवश्यक है, क्योंकि विधायन समितियां अपने सदस्यों के माल को उचित विधायन के माध्यम से बिक्री योग्य बना देती है। इससे किसानों को हानि नहीं उठानी पड़ती है तथा मध्यस्थों व दलालों का भी अंत हो जाता है। फलस्वरूप कृषकों की आय बढ़ती है और इनका जीवन स्तर बढ़ता है। यह आप वर्तमान समय में भारत में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें किसानों की मुख्य मांग यही है कि जो मेहनत वो करते हैं, जो उत्पाद वो प्राप्त करते हैं, उनकी उचित कीमत उनको नहीं मिल पाती है। वो अंतर करते हैं कि हम मक्का बेचते हैं और उसी अंतर को वो मक्के से बना हुआ प्रोडक्ट वापस दूसरे रूप में बाजार में आता है, उसमें अंतर करते हैं। तो देखिए, आलू का भाव किसान से बिल्कुल सस्ती दरों पर जाता है। यही आलू जब मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा चिप्स के रूप में आता था, अब कई गुना ज़्यादा बहुत कम माल का उत्पाद उपभोक्ता चुकाता है। तो यही डिफरेंस बार बार किसान के दिमाग में आता है। तो इस कमी को अपन दूर इस प्रोसेसिंग, विधायन या प्रसंस्करण के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। तीसरी बात देखिए, ग्रामीण औद्योगिकरण का आधार। सहकारी विधायन का एक प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर आधारित उद्योगों को आधार प्रदान करना तथा उन्हें प्रोत्साहन देना है। सहकारी विधायन समितियों की स्थापना के बाद जगह जगह पर चीनी कारखाने, चावल मिलें, दाल मिलें, तेल मिलें आदि का विकास हुआ है। औद्योगिकरण के फलस्वरूप कृषि का भी आधुनिक विधियों से विकास होने लगा है। चौथा, विधायन से उपभोक्ताओं को भी लाभ पहुंचता है। कैसे? इस बात को यह, जब उपभोक्ता व्यापारियों तथा मध्यस्थों से विधायन की हुई वस्तु खरीदते हैं तो उनकी कीमत ऊंची होती है, क्योंकि व्यापारी अनावश्यक व्यय जोड़ देते हैं। दूसरी ओर सहकारी विधायन समितियां उचित कीमत पर विधायन करती है, जिससे वस्तुओं की कीमत में अनावश्यक वृद्धि नहीं हो पाती है। यदि विधायन समितियां कुशलतापूर्वक कार्य करती रहे तो बाजार में वस्तुएं सस्ती उपलब्ध हो सकती है। साथ ही ये जो विधायन का कार्य होता है, इस कार्य में ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी भी दूर अपन कर सकते हैं। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में फैली हुई बेरोजगारी को दूर करने के लिए सहकारी विधायन समितियों का गठन आवश्यक है। इस प्रकार की समितियों के गठन से कृषकों को न केवल रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे वरन उनकी आय में भी वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त तकनीकी शिक्षा प्राप्त लोगों को कार्य दिलाने तथा देश की बेरोजगारी समस्या को हल करने के लिए भी सहकारी विधायन समितियों का गठन आवश्यक है। छठा, उपभोक्ता भंडारों का विकास। देखिए, सहकारी विपणन एवं विधायन समितियां उपभोक्ता भंडारों को उचित कीमत पर शुद्ध तथा नापतोल में पूर्ण वस्तुएं उपलब्ध करा सकता है। यदि उपभोक्ता भंडार व्यापारियों व मध्यस्थों से सामान खरीद कर बेचते हैं तो उन्हें व्यापारियों को अधिक मूल्य अदा करना पड़ता है, जबकि सहकारी विधायन समितियां उचित मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध कराकर इन भंडारों के विकास में योगदान देती है। इसके अलावा साख की व्यवस्था में भी योगदान इस रूप में होता है। देखिए, सहकारी विधायन समितियां सहकारी साख के विकास में भी योगदान देती है। सहकारी साख समितियां कृषकों को ऋण प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त ये उनकी उपज को संवार कर विपणन के लिए प्रस्तुत करती है। इससे किसानों को उचित मूल्य प्राप्त होता है। साख को विधायन व विपणन से संबंध करने से ऋण वसूली में भी सुविधा होती है तथा उपज का सही मूल्य प्राप्त कर कृषक महाजनों व व्यापारियों के शोषण से बच जाते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने में भी सहकारी प्रोसेसिंग समितियां बहुत सहायक होती है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक व सामाजिक स्तर को उन्नत करने के लिए इस प्रकार की समितियां स्थापित करना बहुत आवश्यक है।
सहकारिता ने कई क्षेत्रों में व्यापारियों व मध्यस्थों का अंत किया है। जहाँ पर भी इस प्रकार की समितियाँ स्थापित की गई है, वहाँ संपूर्ण सामाजिक आर्थिक ढांचे में आमूल परिवर्तन का क्रम प्रारंभ हो गया है। इन समितियों ने कृषक को उपज का उचित मूल्य दिलाकर उसकी आय में वृद्धि की है और साथ ही उन्हें शोषण से भी मुक्ति दिलाई है। इससे उनका जीवन स्तर उन्नत हुआ है, साथ ही औद्योगिक क्षेत्र में भी उन्नति हुई है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। इसके अतिरिक्त इन समितियों ने कृषि क्षेत्र में तकनीकी सुविधाएं व सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध करवाया है। इस प्रकार सहकारी विधायन समितियों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नवीन रूप प्रदान किया है। भारत में पहली प्रसंस्करण सहकारी समिति कपास ओटाई कारखाने को चलाने के लिए 1917 में स्थापित की गई थी। देखिए, सहकारी विधायन समितियों का वर्गीकरण अपन निम्न प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, सहकारी विधायन समितियों का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है। पहला, कार्य की प्रकृति के आधार पर तथा सदस्यता के आधार पर। कार्य की प्रकृति के आधार पर जो वर्गीकरण करते हैं, इसमें सहकारी विधायन समितियां कृषि उपज को उपयोगी तथा बिक्री योग्य बनाने हेतु स्थापित की जाती है। उपज में भिन्नता के कारण उनकी प्रक्रियाओं में भी भिन्नता होती है। वर्तमान समय में देश में कार्य के आधार पर निम्न समितियां कार्यरत है। सहकारी चीनी मिलें, कपास की विधायन समितियां, सूत काटने वाली समितियां, तेल निकालने वाली समितियां, सहकारी सीतागार, चावल मिलें, जूट मिलें, धान से चावल बनाने वाली समितियां, बागान उपज प्रसंस्करण समितियां, जूट प्रसंस्करण समितियां। दूसरा वर्गीकरण इन समितियों का अपन सदस्यता के आधार पर कर सकते हैं। देखिए, इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सहकारी समितियों को सदस्यता के आधार पर कपास विधायन समितियों को छोड़कर वर्गीकरण किया है। इसका प्रमुख कारण यह है कि यहाँ प्रसंस्करण समितियां केवल किसानों द्वारा ही नहीं बल्कि अन्य वर्गों द्वारा भी संचालित की जाती है। इस आधार पर दो प्रकार की विधायन समितियां पाई जाती है: उत्पादकों की प्राथमिक समितियां तथा गैर उत्पादकों की प्राथमिक समितियां। अब बात करते हैं सहकारी विधायन समितियों का संगठन व ढांचा। हमारे देश में जो सहकारी विधायन समितियों का कार्य चल रहा है, उनका संगठनीय ढांचा दो प्रकार का होता है। कुछ प्रसंस्करण समितियां ऐसी है जो सहकारी विपणन समितियों की पूरक व सहायक होती है और दूसरी प्रकार की इकाइयां ऐसी है जो स्वतंत्र प्रक्रिया समितियों द्वारा स्थापित की गई है। देखिए, प्रथम वर्ग में मध्यम तथा छोटे प्रकार की इकाइयां जैसे चावल मिलें, जूट की गांठ बनाने वाली समितियां, तेल मिलें तथा कपास प्रसंस्करण समितियां रखी जाती है। द्वितीय वर्ग में बड़ी इकाइयां जैसे चीनी मिलें, तेल संयंत्र, सूत काटने वाली मिलें आदि रखी जाती है। तीसरी प्रकार की समितियां माध्यमिक प्रसंस्करण इकाइयां कहलाती हैं। ये समितियां प्राथमिक प्रसंस्करण समितियों द्वारा स्थापित है, जैसे कपास साफ करने तथा उसको दाबने वाली समितियां, सूत काटने वाली मिलें भी स्थापित की गई है। कुछ वस्तुओं के लिए सहकारी विधायन समितियों के राज्य स्तरीय संघीय संगठन भी है। इन संगठनों की अनेक सहकारी संस्थाएं सहायता करती है। इन संस्थाओं में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम मुख्य है। हमारे देश में सहकारी चीनी मिलों ने मिलकर 8 राज्य स्तरीय संघों तथा एक राष्ट्र स्तरीय संघ का निर्माण किया है। सहकारी बुनकर मिलों ने मिलकर एक अखिल भारतीय संघ बनाया है। अन्य इकाइयों ने अभी किसी संघ का निर्माण नहीं किया है।